गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 5 मिनट वेट कर लेते हैं, कोई ज्वाइन करेगा उसके बाद स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आज हम इकाई 7 रचना कंपोजिशन की तैयारी कैसे की जाती है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रचना के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे रचना का नमूना, इसके प्रकार, जिसके अंतर्गत वर्णनात्मक लेखन, आख्यान परक लेखन, तार्किक लेखन, रचना की तैयारी कैसे की जाती है, इसके अंतर्गत आएंगे विषय क्या है, विषय का सीमा निर्धारण, विषय से संबंध सामग्री सामग्री एकत्रित कैसे की जाती है, विषय की रूपरेखा बनाना। तो रचना करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसमें है रचना का प्रारंभ, विषय का विस्तार और रचना का अंत। ठीक है। तो रचना, जिस रचना को पढ़ने के बाद पाठक पर अपेक्षित प्रभाव पड़े तथा वे जीवन एवं समस्याओं को एक नई दृष्टि से देखने को बाध्य हो जाएं, वह लेखन प्रभावी लेखन कहलाता है। किसी भी रचना या लेखन को प्रभावी बनाने के लिए रचनाकार को जिन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। रचना या कंपोजिशन वह होती है जिसमें एक ढांचे के अंतर्गत प्रारंभ से अंत तक विषय का सुसंगठित प्रस्तुतिकरण होता है।
यह एक विषय के किसी एक बिंदु से प्रारंभ होती है और फिर एक बंधे सुसंगठित तरीके से आगे बढ़ती है। विषय का प्रारंभ, विस्तार और अंत बहुत ही सुनियोजित होता है। रचना कोई भी हो सकती है, कविता, संगीत का कोई एक अंश, चित्रकारी, मूर्तिकला आदि भी रचना ही है। इस इकाई में हम रचना के जिस रूप की चर्चा करेंगे वह रचना के लेखन पक्ष से संबंधित है। रचनाकार किसी भी रूप में रचना कर सकता है और अपनी कल्पना और सुनियोजन से उसे एक विशिष्ट रूप दे सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे विद्यालय में अनेक निबंध भी लिखे होंगे, यह भी रचना या कंपोजिशन का एक प्रकार है। निबंध का एक विशिष्ट आकार होता है जिसमें विषय वस्तु का विस्तार किया जाता है। वास्तव में किसी भी रचनाकार को अपने विषय के स्पष्ट और सुनियोजित प्रस्तुतिकरण के लिए उसका अपने विषय पर पूर्ण नियंत्रण और सही सामग्री का चयन अत्यंत आवश्यक है। यह भी जरूरी है कि रचना का प्रारंभ करने से पहले वह उसका एक संगठित खाका पहले से तैयार कर ले। रचना का विस्तार विषय वस्तु के अनुसार अपने आप ही प्रथम अनुच्छेद के बाद आता है। पहला अनुच्छेद उसके विषय का प्रारंभ होता है, उसके बाद रचना अपने आप आगे बढ़ती है। कई बार जब आप एक अनुच्छेद लिखने बैठते हैं तो उस अनुच्छेद के समाप्त होने के बाद आपको लगता है कि आपको और भी बहुत कुछ कहना है, विषय के बारे में और भी विस्तार से उदाहरण देते हुए बताना है, और यहीं से किसी रचना की स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है। अर्थात कई बार किसी विषय विशेष पर चर्चा करने के लिए केवल एक ही अनुच्छेद उपयुक्त नहीं होता। कंपोजिशन किसी अनुच्छेद से कहीं अधिक बड़ी और विस्तृत इकाई है। इसमें कई अनुच्छेद हो सकते हैं, इसमें विचारों की श्रृंखला होती है और उनमें तारतम्य होता है। मैम आपका माइक ऑफ है। रचना का अध्ययन, जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्रदूषण एक समस्या। वातावरण एवं वायुमंडल का दूषित होना प्रदूषण कहलाता है। इसके बारे में मैं ज्यादा विवरण से नहीं पढ़ूंगी, थोड़ा संक्षिप्त में आपको बता देती हूँ। प्रदूषण की समस्या संपूर्ण विश्व में बड़ी ही तीव्रता से अपना प्रभाव जमाती जा रही है। आज समस्त मानव जाति इस समस्या से आतंकित है और विश्व के प्रत्येक देश अपने अपने ढंग से इस समस्या के सम्यक समाधान में संलग्न है। प्रदूषण एक ऐसी विकट समस्या है जिसका समुचित समाधान नहीं हो पा रहा। वैज्ञानिकों का मत है कि समय रहते यदि तत्काल फैल रहे इस प्रदूषण को सही ढंग से नियंत्रित नहीं किया गया तो आगामी दशकों में संपूर्ण धरती किसी भी जीवधारी के रहने योग्य नहीं रहेगी। प्रदूषण का प्रभाव वनस्पतियों पर भी होगा और यह शस्य श्यामला धरती विकृत वनस्पतियों के कारण अपनी संपूर्ण सुंदरता खो देगी। इसका मतलब यही है कि हम अपने छोटी क्लासेज में जैसे हमने निबंध लिखना सीखा था, एक टॉपिक हमें दे दिया जाता है, उसके ऊपर हमें कम से कम 2 या 3 पेज का एक निबंध लिखना होता है, जिसमें हम कई बार अपनी तरफ से भी अपने आसपास की देखी हुई चीज़ों को उसमें लिखते हैं। कुछ बुक्स के द्वारा पढ़ते हैं तो उसी को निबंध या रचना बोला जाता है। वह रचना के प्रकार जो 3 प्रकार से दिए गए हैं: वर्णनात्मक लेखन, आख्यानक लेखन और तार्किक लेखन। रचना के अलग अलग प्रकारों का लेखन अलग अलग तरीके से ही होता है। उसमें पृथक सोच और विषय वस्तु के व्यवहार की आवश्यकता होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, विषय 1 दिया गया है साहित्य और समाज, विषय 2 है मेरी लंदन यात्रा। अब उपयुक्त दोनों विषय पर एक तरह से नहीं लिखा जा सकता। विषय 1 में साहित्य और समाज के संबंध का सामान्य रूप से वर्णन है,
वही विषय 2 पूरी तरह से व्यक्तिगत है। इसमें अपने व्यक्तिगत अनुभवों को ही अंकित करना है, लिखना है। कई बार एक ही विषय पर अलग-अलग लेखकों द्वारा लिखी गई रचना में भी अंतर होता है, क्योंकि उनकी शैली और उनके विचार अलग होते हैं। विषय को देखने और समझने की दृष्टि हर लेखक की अलग होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो पीछे हमने रचना पढ़ी है, प्रदूषण एक समस्या, उसके लेखन का ढंग भी कई तरह से हो सकता है। यहाँ उसे एक निबंध की तरह लिखा गया है तथा तर्क देकर अपनी बात स्पष्ट की गई है। कुछ लेखक उसे व्यंग्य की तरह भी लिख सकते हैं। अब रचना के जो 3 प्रकार हैं, रचना का हर प्रकार एक अलग तरह की भाषा, शैली और विषय से संबंध विशिष्ट सामग्री की मांग करता है। जब आप किसी विषय को रचना के लिए चुनते हैं, तो यह आवश्यक हो जाता है कि आप साथ ही यह भी निर्णय करें कि रचना के किस प्रकार में उस विषय का विस्तार करेंगे या रचना के कौन से प्रकार को उस विषय के लिए चुनेंगे। यह आवश्यक नहीं कि रचना का कोई भी प्रकार पूरी तरह से अपने में विशिष्ट हो। जब आप अपने विषय के लिए रचना के किसी एक विशिष्ट प्रकार को चुनेंगे, तो वहीं यह भी देखेंगे कि अपने विषय के विस्तार में आपको रचना के अन्य प्रकारों की तकनीकों की भी सहायता लेनी पड़ती है। वर्णनात्मक लेखन, यह रचना का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। इसमें लेखक किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या दृश्य का वर्णन करता है। किसी व्यक्ति का वर्णन करते समय यह अपेक्षित होता है कि वह उसकी चाल-ढाल, उम्र आदि के साथ-साथ उसके आंतरिक रूप का भी वर्णन करता है। इसी प्रकार किसी स्थान के वर्णन में उसके वातावरण, वहाँ के लोग, माहौल, वहाँ के विशिष्ट भोजन आदि का भी वर्णन आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार के लेखन के लिए विशिष्ट शब्दावली तथा अभिव्यक्तियों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, वर्ष भर का समय बीत जाने पर सोना हरिण शावक से हरिणी में परिवर्तित होने लगी। उसके शरीर के पिताब रोएं ताम्रवर्णी झलक देने लगे। टांगे अधिक सुडौल और खुरों के कालेपन में चमक आ गई। ग्रीवा अधिक बंकिम और लचीली हो गई। पीठ में भराव वाला उतार चढ़ाव और स्निग्धता दिखाई देने लगी। परंतु सबसे अधिक विशेषता तो उसकी आंखों और दृष्टि में मिलती थी। आंखों के चारों ओर खींची कज्जल कोर में पीले गोलक और दृष्टि ऐसी लगती थी मानो नीलम के बल्लभों में उजली विद्युत का स्फुरण हो। संभवतः जब उसमें वन तथा शव जाति का स्मृति संस्कार जगने लगा था, प्रायः सूने मैदान में वह गर्दन ऊंची करके किसी की आहट की प्रतीक्षा में खड़ी रहती। बांसती हवा बजन बहने पर यह मूक प्रतीक्षा और अधिक मार्मिक हो उठती। ये रचना सोना महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। उसमें से एक एग्जाम्पल लिया गया है, जो वर्णनात्मक लेखन का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। आख्यानपरक लेखन, आख्यानपरक लेखन में लेखक वास्तविकता या कल्पना का सहारा लेते हुए, इमेजिनेशन, रियलिटी का सहारा लेते हुए घटनाओं का अंकन करता है। लघु कथाएं इसी लेखन के अंतर्गत आती हैं। इसमें लेखक के लिए यह आवश्यक होता है वह घटनाओं का उसी क्रम में वर्णन करे जिस क्रम में वे घटित हुई हैं, साथ ही लेखक अपनी दृष्टि भी उसमें दृष्टव्य हो। तार्किक लेखन, तार्किक लेखन का साधारण अर्थ है किसी विषय का वर्णन करना और अपने तर्क से स्पष्ट करना जिससे पाठक लेखक की बात को समझ जाए। यहाँ लेखक अपना उद्देश्य रखता है तथा अपने विचार बिंदुओं और दृष्टि से उसे स्पष्ट करता है। एक एग्जाम्पल है, रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है आत्मनिर्भरता, उससे ये एग्जाम्पल लिया गया है। कुछ पंक्तियां ली गई हैं जिनको मैं पढ़ के आपको सुना रही हूँ। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर न होगा। नीची दृष्टि रखने से यद्यपि रास्ते पर रहेंगे, पर इस बात को न देखेंगे कि रास्ता कहाँ ले जाता है। चित्त की स्वतंत्रता का मतलब चेष्टा की कठोरता या प्रकृति की उग्रता नहीं है। अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्यों को उच्च रखो। इस प्रकार नम्र और उचाश्य दोनों बनो। अपने मन को कभी मरा हुआ न रखें। जितना ही जो मनुष्य अपना लक्ष्य ऊपर रखता है, उतना ही उसका तीर ऊपर जाता है।
अब रचना की तैयारी कैसे की जाती है, इसमें दिए गए हैं विषय क्या है, विषय का सीमा निर्धारण, विषय से संबंध सामग्री एकत्र करना और विषय की रूपरेखा बनाना। रचना एक सुसंगठित एवं सुनियोजित तरीके से किया गया लेखन है। किस प्रकार विषय से संबंध सामग्री को संगठित करना है। रचना करने से पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि आप किसके लिए लेखन करने जा रहे हैं। आपका पाठक कौन होगा। जब आपको इस विषय में पूरी जानकारी होगी तभी आप अपने विशिष्ट पाठक वर्ग की आवश्यकताओं और स्तर को ध्यान में रख सकते हैं। यदि आप बच्चों के लिए लेखन करने जा रहे हैं और उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग करें और विषय भी राजनीति या अध्यात्म से संबंधित रखें तो वह बच्चों के स्तर के उपयुक्त नहीं होगा और उनके लिए उपयोगी भी नहीं होगा। अपना लेखन प्रारंभ करने से पहले स्वयं कुछ प्रश्न पूछें कि लेखन किसके लिए और क्यों किया जा रहा है। आपका लेखन उन्हें कैसे प्रभावित कर सकता है। पाठक को विषय के संबंध में से पहले से कितनी जानकारी होगी। साथ ही आपके पास अपने विषय से संबंधित उपयुक्त जानकारी भी होनी आवश्यक है, जिससे आप उस विषय पर अनेक अनुच्छेदों में विस्तार से चर्चा कर सकें तथा पाठक तक अपना मंतव्य प्रेषित कर सकें। आपको अपने विषय के बारे में पूरी स्पष्ट जानकारी भी होनी चाहिए, जिससे आप विषय को परिभाषित कर सकें, उचित उदाहरणों द्वारा उसे स्पष्ट कर सकें और उसे उचित विस्तार दे सकें। उदाहरण के लिए जैसे प्रदूषण एक समस्या है, इस विषय पर यदि आप लेखन करने जा रहे हैं तो आपको निम्नलिखित बिंदुओं की जानकारी होना अति आवश्यक है। जैसे प्रदूषण क्या है, प्रदूषण हमें प्रभावित कैसे करता है, इसके कारण क्या हैं, समस्या पर नियंत्रण के उपाय। तो इन सब बिंदुओं के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप किसी निबंध को लिख सकते हैं या फिर इस प्रदूषण एक समस्या के ऊपर निबंध रचना कर सकते हैं। विषय क्या है। किसी भी रचना का प्रारंभ करने से पहले आपको अपने विषय का चयन करना अत्यावश्यक है। विषय चयन करते समय आपको अपने पाठक वर्ग के बारे में जानना जरूरी है। वह पाठक एक बच्चा हो सकता है, एक पढ़ा लिखा वयस्क हो सकता है। जिस विषय पर आप लेखन करने जा रहे हैं उस क्षेत्र का विद्वान या विशेषज्ञ हो सकता है, एक किसान भी हो सकता है या घरेलू महिला भी हो सकती है। पाठक वर्ग के साथ साथ आपको अपने विषय के क्षेत्र की भी पूरी जानकारी होनी आवश्यक है। ऐसा होने पर भी आप अपने विषय के साथ न्याय कर सकेंगे और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने विचार प्रस्तुत कर सकेंगे। आपके विषय चयन के संबंध में हम निम्नलिखित सुझाव दे रहे हैं, जिससे कि आपको अपनी रचना के लिए विषय ढूंढने में सहायता मिल सकती है। जैसे समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ने तथा दूरदर्शन के कार्यक्रमों को देखने से भी आपको प्रतिदिन की घटनाओं, समस्याओं आदि की सूचना एवं जानकारी प्राप्त होगी। जो ज्वलंत समस्याएं एवं घटनाएं रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करती हैं तथा समय में बदलाव लाने का कारण बनती हैं, वे भी आपकी रचना का एक महत्वपूर्ण विषय हो सकती हैं। कारगिल के युद्ध की त्रासदी या बिहार में मानसून के कारण आई बाढ़ से पीड़ित समाज भी रचना का विषय हो सकता है। जो हर वक्त बाढ़ के साए में जीते हैं, आपकी रचना पाठक के हृदय को झकझोर भी सकती है। आपके लेखन की भावात्मकता और यथार्थ चित्रण पाठक को उन दुख स्थितियों से तादात्म्य स्थापित करा सकते हैं। नंबर 2, अपने मित्रों या सहकर्मियों के साथ चर्चा या बातचीत भी आपके मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न कर सकती है। आपको ऐसी चर्चाओं से अलग अलग दृष्टियों की उपयुक्त जानकारी भी प्राप्त हो सकती है तथा आप अन्य व्यक्तियों के विचारों एवं दृष्टियों से भी अवगत हो सकते हैं। नंबर 3, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो विशिष्ट पात्रों एवं विषयों जैसे इतिहास, विज्ञान, खेल, साहित्य आदि से संबंध होते हैं। ऐसे विशिष्ट विषयों की जानकारी के लिए आपको लाइब्रेरी, म्यूजियम या विविध संस्थानों का भ्रमण करना आवश्यक है, जिससे आप उस विषय की स्पष्ट तथा सही जानकारी दे सकें। साथ ही उन व्यक्तियों से मिलना भी चाहिए जो इस क्षेत्र में कार्य करते हों या जिनके लिए आप लेखन करने जा रहे हों। एग्जाम्पल के लिए यदि आप बंधुआ मजदूरों या बाल मजदूरों को अपनी रचना का विषय बनाने वाले हों
तो आपके लिए यह आवश्यक होगा कि आप ऐसे कुछ मजदूरों और बच्चों से मिलें तथा उनकी समस्याओं एवं कष्टों की जानकारी प्राप्त करें। वस्तुतः रचना के लिए विषय ढूंढने की कोई सीमा नहीं है। आप कहीं से भी किसी भी रूप में रचना का विषय खोज सकते हैं। हम आपको कुछ सुझाव दे रहे हैं जिससे आपको विषय चुनने में सहायता मिल सकती है। आप जब विषय की खोज करेंगे तो एक ही क्षेत्र में आपको अनेक विषय मिलेंगे, परंतु उनमें से किसे चुनकर आप अपनी रचना करें, इसके लिए आवश्यक है सबसे पहले उसी क्षेत्र का चयन करें जो आपकी पसंद का हो तथा जिस पर आप चिंतन कर सकते हो। ऐसा होने पर ही आप लेखन के साथ न्याय कर पाएंगे और पाठक भी विषय को समझकर प्रभावित हो सकेगा। वही विषय चुनें जिस पर आपने गंभीरता से अध्ययन किया हो और आपको उस विषय की जानकारी अच्छे से हो। यदि कोई विषय आपकी पसंद का न हो परंतु उस पर काफ़ी कुछ जानकारी रखते हो तो भी उस विषय पर लेखन न करें, क्योंकि आप उस विषय का प्रस्तुतिकरण ठीक से नहीं कर पाएंगे, उसकी प्रेजेंटेशन आप अच्छे से नहीं दे पाएंगे और पाठक भी उसे अधिक पढ़ना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि आपकी नापसंदगी उसमें कहीं न कहीं अवश्य झलकेगी। वह विषय आप जिस पर आप खुलकर लिख सकते हो तथा पाठक के समक्ष अपनी बात पूरे विश्वास के साथ रख सकते हो, ऐसा विषय ही अपने लेखन के लिए चुनना चाहिए। अब विषय का सीमा निर्धारण। जैसे जब कोई छात्र रचना के लिए किसी विषय का चुनाव करता है तो वह अत्यंत सामान्य और विस्तार लिए होता है। उसमें अनुभवों और तथ्यों का एक विस्तृत क्षेत्र होता है जिन्हें आसानी से समेटा नहीं जा सकता। यही कारण है कि ऐसी रचनाओं में एक अनपेक्षित फैलाव आ जाता है। वह किसी विषय विशेष की चर्चा करने की बजाय सामान्य चर्चा करने लगते हैं। उस रचना में अनेक ऐसे सामान्य कथन होते हैं जिनमें सभी कथनों का उदाहरण या चित्रों द्वारा समर्थन करना असंभव सा प्रतीत होता है। अतः विषय का चयन करने के पश्चात अगला महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है विषय की सीमा का निर्धारण करना, जिससे आप अपने कथनों और प्रमुख बिंदुओं को उदाहरणों द्वारा भली प्रकार से समझ सकें। जब आप अपनी रचना के लिए विषय का चयन कर लेते हैं तथा उसकी सीमा निर्धारित कर देते हैं, तब आपको अनावश्यक बिंदुओं एवं सामग्री को रचना से निकालने या हटाने में आसानी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप टेलीविज़न पर रचना करना चाहते हैं तो आपको टेलीविज़न के हर पहलू को रचना में समाहित करना होगा। टेलीविज़न की बनावट, उसकी मशीनरी, उसके प्रकार, उसके लाभ हानि, बढ़ते प्रभाव, सभी पर आपको लिखना होगा, जिससे आपके लेखन में फैलाव आ जाएगा और आप ठीक से अपनी बात लिख सकेंगे। लेकिन यदि आप अपने विषय को एक परिधि में बांधने के लिए केवल टेलीविज़न की लाभ हानियों पर बात करेंगे तो आप स्पष्ट रूप से उसी पक्ष को लेकर चलेंगे जो आपका अपना मंतव्य स्पष्ट कर सकेंगे, क्योंकि तब आपके विषय की सीमा केवल टेलीविज़न के लाभ हानि तक ही सीमित होगी। अतः जब विषय की सीमा निर्धारित होती है तब उसके पहले अनुच्छेद में विषय की संक्षिप्त चर्चा करके उसके प्रमुख बिंदु को पूरी रचना में आसानी से विस्तार दिया जा सकता है और आपके समक्ष यह भी स्पष्ट रहता है कि विषय के किस किस पक्ष को कौन कौन से अनुच्छेदों में विभाजित करना है। अब विषय से संबंध जो सामग्री है उसको एकत्रित कैसे करना है। अपने विषय की सीमा निर्धारित करने के बाद और अनावश्यक सामग्री को छोड़ने के बाद जब आप इस कोशिश में एक नई भाषा शैली का भी निर्माण करेंगे, साथ ही आप पूरे विषय को इस प्रकार सुनियोजित करते हैं कि वह आपके मंतव्य के निकट आ जाता है। आप जो पाठक को संप्रेषित करना चाहते हैं वह स्पष्ट होता चला जाता है। ऐसा करते हुए आप अपनी सूचनाओं एवं तथ्यों को विविध स्थानों से एकत्र कर उन्हें सुनियोजित करते हैं। जब आप अपने विषय का सीमा निर्धारण करते हैं तो उस समय आपके समक्ष यह स्पष्ट हो जाता है कि आपको कौन कौन सी रचनाएं तथा तथ्य इस रचना में समाहित करने हैं, उनका किस प्रकार नियोजन करना है।
सूचनाएं एकत्र करके उसमें नवीन दृष्टि का भी समावेश करना चाहिए। ऐसा करने से ही आपकी रचना विशिष्ट और नवीन होगी। आपकी दृष्टि आपकी रचना को दूसरी रचनाओं से अलग और विशिष्ट करेगी, तभी वह लेखन प्रभावी भी होगा। इसके लिए आवश्यक है कि सबसे पहले तथ्यों को सुनियोजित किया जाए। जब आप सभी सूचनाओं एवं तथ्यों को सही ढंग से नियोजित कर लेंगे तो देखेंगे कि जो सूचनाएं, तथ्य, चित्र, विचार, दूसरों की राय आदि आपने अपने मस्तिष्क या कागज पर एकत्र की हैं, उन्हें लेखन करने से पहले किसी विशेष क्रम में लाना अति आवश्यक है। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो विचार और तथ्य आपने एकत्र किए हैं, आवश्यक नहीं कि सभी आपके विषय से सीधे संबंध हों। उनमें से कुछ अनावश्यक भी हो सकते हैं, जिन्हें आपको छोड़ना होगा। कुछ ऐसे भी बिंदु हो सकते हैं जिनके बारे में लिखना जरूरी नहीं है। कुछ ऐसी भी सूचनाएं हो सकती हैं जिनके बारे में पहले भी बहुत बार चर्चा की जा चुकी है और उनका लेखन अनावश्यक ही हो। आपको ऐसा भी प्रतीत हो कि जो सूचनाएं एवं तथ्य आपने इकट्ठे किए हैं वो पर्याप्त न हों तथा उन्हें उनके आधार पर एक अच्छी रचना ही नहीं की जा सकती हो, क्योंकि तथ्य और सूचनाएं ही एक रचना को प्रभावशाली बनाते हैं। अतः आपको और भी अधिक जानकारियों एवं तथ्यों की आवश्यकता पड़ सकती है। कुछ ऐसे चिंतन या विचार हो सकते हैं जिसके बारे में आपकी राय कुछ अलग हो और आप अपनी दृष्टि से उसमें समाहित करना चाहते हो। अब तक जो भी सूचनाएं तथा तथ्य आपने एकत्र कर लिए हैं, उन्हें विषय के अलग-अलग खंडों में बांटना आवश्यक है। जो भी सूचनाएं विषय के जिस खंड से संबंधित हैं, उन्हें उन खंडों में विभाजित कर लीजिए। हम कुछ निर्देशों द्वारा बताने जा रहे हैं कि आप एकत्र की गई सूचनाओं तथा तथ्यों को किस प्रकार विविध भागों या खंडों में विभाजित करें। जैसे सबसे पहले आपने अपना जो विषय चुना है, उसके शीर्षक में से उन शब्दों को रेखांकित करें जिन पर आपको रचना करने में चर्चा करनी है। एग्जाम्पल के लिए आपने अपनी रचना का शीर्षक चुना, छात्रों में बढ़ता कंप्यूटर का प्रभाव। यहाँ आप अपने विषय में कंप्यूटर के प्रभाव की बात करना चाहते हैं और वह भी विशेषकर छात्रों के संदर्भ में। कई बार विद्यार्थी अपने शीर्षक में दिए गए उन विशेष शब्दों को छोड़ देते हैं जिन पर उनकी रचना निर्भर है। इस तरह उनकी रचना मुख्य दूरी या विषय से भटक जाती है। नंबर 2, अपनी रचना के शीर्षक पर ध्यान केंद्रित करें तथा अपने मन में उठने वाले उसके मुख्य बिंदुओं तथा विचारों को कागज पर लिखते चले जाएं। कई बार रचना करते समय विचार छूट जाते हैं, अतः जब भी कोई विचार उस शीर्षक से संबंध हो, उसे तुरंत लिख लें, जिससे कि बाद में रचना करते समय आसानी रहे। नंबर 3, वे सारे विचार, तथ्य और सुझाव जो एक दूसरे से मिलते जुलते हों, उन्हें एक ही खंड में रखें और बाद में उन्हें सही क्रम से नियोजित कर लें। नंबर 4, जब सारे विचार और तथ्य अलग-अलग खंडों में विभाजित हो जाएं, तो उस समय यह ध्यान देना आवश्यक है कि उन खंडों को भी इस तरह क्रम में व्यवस्थित किया जाए कि वे एक दूसरे से संबंध भी हों। इस व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि वे काल क्रमानुसार विभाजित हों, कारण और प्रभाव पर आधारित हों, विषय के लिए एकत्र की गई सामग्री के महत्व के अनुसार ही उन्हें नियोजित किया जाए। अब तक आप अपनी रचना के शीर्षक को भली प्रकार समझकर उसे संबंध सामग्री एकत्रित कर चुके हैं तथा उसका उचित रूप से खंडों में विभाजन भी कर चुके हैं। आपको यह भी पता चल गया होगा कि कहाँ से आप अपनी रचना प्रारंभ करेंगे और किस खंड पर उसका समापन करेंगे। अब तक शायद पहला वाक्य लिख भी लिया, लेकिन अभी आप अपनी रचना का प्रारंभ न करें। अभी तो आपको अपने विषय की रूपरेखा भी बनानी है, तभी आप पूरी तरह से रचना का लेखन करने के लिए तैयार हो सकेंगे। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं जिनका अध्ययन हम कर चुके हैं, इजीली हो जाएगा। अगर कुछ समझ ना आए तो आप पूछ लीजिएगा। ये पीछे सॉल्व करके भी दी गई है इसमें।
विषय की रूपरेखा बनाना। किसी भी विषय पर रचना करने के लिए उसकी रूपरेखा बनाने से समय की बचत भी हो जाती है तथा आप विषय से इतर भटकने से बच जाते हैं। जिन बिंदुओं को आपको अपनी रचना में समाहित करना है उन्हें रूपरेखा में इंगित कर देने से रचना करते समय आप अपने मंतव्य को स्पष्ट करने में पूर्ण सफल होते हैं। आपको पता चलता है कि रचना को कितने अनुच्छेदों में बांटना है और कौन-कौन से क्षेत्रों को उन अनुच्छेदों में समेटना है। यदि आप अपने विषय की स्पष्ट और सटीक रूपरेखा तैयार करेंगे, तो आपको अपनी रचना को बार-बार पढ़कर उसके बिंदुओं को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही आप शीर्षक में उठाए गए मुख्य बिंदुओं से भी भटकेंगे नहीं और अपने विषय को सही दिशा दे सकेंगे। यदि आपने अच्छी रूपरेखा तैयार की है, तो आप अपने विचारों एवं सूचनाओं को दोहराने से भी बच जाएंगे, क्योंकि आपको रचना में अपने विषय से संबंधित अनेक सूचनाएं एवं तथ्य पाठक को बताने हैं, न कि एक सूचना या तथ्य का बार-बार दोहराव करना है। यदि रचना जटिल हो तो उसके लिए रूपरेखा बनाना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे आपको भी स्पष्ट हो जाएगा कि जिस विषय पर आप चर्चा करना चाहते हैं, उसके मुख्य बिंदु कौन-कौन से होने चाहिए और उसे प्रारंभ कहाँ से करना है, उसका विस्तार कैसे करना है और उसका समापन कैसे करना है। अब रचना करते समय ध्यान रखने योग्य बातें: रचना का प्रारंभ, विषय का विस्तार और रचना का अंत। रचना प्रभावी तभी हो सकती है जब उसकी तैयारी पूरी सावधानी से और उसका संगठन सुनियोजित तरीके से किया गया हो। उसका शीर्षक पूरी रचना के विषय को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता हो और रचनाकार अपने मंतव्य में सफल हुआ हो। एक रचना में लेखक द्वारा किया गया अनुच्छेदों का बंटवारा भी रचना को प्रभावी बनाता है। रचना में अनुच्छेदों का क्या महत्व है? कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो लेखन के लिए सहायक हो सकते हैं। जैसे रचना के प्रत्येक अनुच्छेद से एक नया विचार प्रकट होता है जो शीर्षक से पूरी तरह संबंध होता है और विषय के विस्तार में सहायक होता है। नंबर 2, एक अनुच्छेद उतना ही बड़ा हो जितने में उस रचना के शीर्षक से संबंध किसी तथ्य, सूचना या चिंतन की चर्चा की गई हो। जहाँ कहीं भी दूसरी सूचना या तथ्य का प्रारंभ हो या विषय से संबंध किसी नवीन चिंतन की चर्चा करनी हो, वहीं से दूसरा अनुच्छेद प्रारंभ कर देना चाहिए। प्रत्येक अनुच्छेद के बीच में एक सूत्र अवश्य हो। ऐसा ना हो कि आपने एक अनुच्छेद समाप्त किया और नया अनुच्छेद बिल्कुल ही नई सूचना से प्रारंभ किया हो। दोनों अनुच्छेदों को सूत्र वाक्य से जोड़कर ही नया तथ्य या सूचना सामने रखें। अब रचना करते समय तो कौन-कौन सी बातें हैं जिन्हें ध्यान देना आवश्यक है? किसी भी रचना का लेखन करते समय मुख्यतः 3 बातों का ध्यान देना आवश्यक है: प्रारंभ, विस्तार एवं अंत या निष्कर्ष। हाँ, एक बात और, किसी भी रचना का प्रारंभ करने से पहले उसके शीर्षक का चुनाव अत्यंत सावधानी से करना चाहिए। शीर्षक छोटा, विषय के बारे में जानकारी देने वाला और स्पष्ट होना चाहिए, जिससे कि पाठक को शीर्षक के माध्यम से ही रचना के मुख्य विषय की जानकारी मिल सके। शीर्षक ऐसा हो कि जिसे पढ़कर पाठक के मन में उस विषय को जानने की जिज्ञासा और रचना को पढ़ने की मन में लालसा पैदा हो सके। अब रचना का प्रारंभ। किसी भी रचना का प्रारंभ प्रस्तावना से किया जाता है। प्रस्तावना जो भी किसी चैप्टर को, किसी इकाई को शुरू करने से पहले स्टार्टिंग में उद्देश्य के बाद प्रस्तावना लिखी होती है, उसको इसमें प्रस्तावना बोला गया, वहां से प्रारंभ किया जाता है। यह रचना में निहित मुख्य विषय का परिचय देता है। इस तरह से भूमिका का कार्य करता है। किसी भी रचना की भूमिका या प्रारंभ आवश्यक नहीं है कि एक ही अनुच्छेद तक सीमित हो। यह 1-2 पंक्तियों का भी हो सकता है और 1-2 अनुच्छेदों का भी। वस्तुतः प्रस्तावना या भूमिका की लंबाई उस रचना या विषय की लंबाई पर निर्भर करती है। कई बार विषय को किसी की भूमिका की आवश्यकता नहीं होती, तो उसे बिना किसी प्रारंभिक अनुच्छेद या पंक्ति के
सीधे ही प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं इधर। वातावरण एवं वायुमंडल का दूषित होना प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण की समस्या विश्व में बड़ी ही तीव्रता से अपना प्रभाव जमाती जा रही है। आज समस्त मानव जाति इस समस्या से आतंकित है और विश्व के प्रत्येक देश अपने अपने ढंग से इस समस्या के सम्यक समाधान में संलग्न है। प्रदूषण एक ऐसी विकट समस्या है जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है। वैज्ञानिकों का मत है कि समय रहते यदि तत्काल फैल रहे इस प्रदूषण को सही ढंग से नियंत्रित नहीं किया गया तो आगामी दशकों में संपूर्ण धरती किसी भी जीवधारी के रहने योग्य नहीं रहेगी। इस भूमिका से न केवल रचना का मूल विषय स्पष्ट हो गया है बल्कि लेखक के मंतव्य की भी पूरी जानकारी मिली है। यह भी पता चला है कि लेखक रचना में प्रदूषण की समस्या और समाधान पर विचार प्रकट करने वाला है। नंबर 2 है विषय का विस्तार। अब आपको रचना में अपने विषय का विस्तार करना है और ऐसी भाषा शैली का प्रयोग करना है जो आपके विचारों एवं मंतव्य को से प्रकट कर सके। ऐसा सब होने के बाद ही पाठक रचना में निहित विषय से संबंध विचारों एवं चिंतन को समझ सकेगा और विषय के बारे में आपकी सोच से परिचित हो सकेगा। किसी भी रचना में विषय के विस्तार के लिए उदाहरणों का विस्तृत वर्णन तथा परिभाषाओं आदि का प्रयोग किया जाता है। किसी भी विषय के विस्तार का सबसे आसान तरीका उदाहरणों द्वारा अपनी बात की पुष्टि करना है। जब कोई लेखक अपनी रचना में उदाहरणों का प्रयोग करता है तब वह कठिन से कठिन विषय के प्रति पाठक में रुचि भी पैदा करता है। जैसे संसार में ऐसे ऐसे दृढ़ चित्त मनुष्य हो गए हैं जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी, अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। राजा हरिश्चंद्र के ऊपर इतनी इतनी विपत्तियां आई पर उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। उनकी प्रतिज्ञा यही थी, चंद्र टरे सूरज टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। दूसरा एग्जाम्पल है महाराणा प्रताप सिंह जंगल जंगल मारे मारे फिरते थे, अपनी स्त्री और बच्चों को भूख से तड़पते देखते थे, परंतु उन्होंने उन लोगों की बात न मानी जिन्होंने उन्हें अधीनता पूर्वक जीते रहने की सम्मति दी, क्योंकि वे जानते थे कि अपनी मर्यादा जितनी अपने को हो सकती है उतनी दूसरे को नहीं। ये एग्जाम्पल लिया गया है रामचंद्र शुक्ल जी की रचना आत्मनिर्भरता से। यहाँ लेखक ने अपनी रचना में दृढ़ चित्त मनुष्यों की बात की जिन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा और आत्मा के विरुद्ध कार्य नहीं किया, और अपनी बात को दो उदाहरणों राजा हरिश्चंद्र एवं महाराणा प्रताप सिंह के माध्यम से आगे बढ़ाया है। रचना में विस्तृत वर्णों के द्वारा भी विषय का विस्तार करने में सहायता मिलती है। आप व्यक्ति, स्थान, वस्तु, आदतों या किसी भी परिस्थिति का वर्णन कर सकते हैं। यदि किसी दुर्घटना के विषय में लिखना है तो उसका पूरा वर्णन करना अपेक्षित होता है। वर्णन करने में उस स्थिति या व्यक्ति, स्थान आदि की पूरी ठीक ठीक जानकारी अपेक्षित होती है। अब एक एग्जाम्पल और दिया गया है राहुल सांकृत्यायन की रचना हिमपात से। रचना का अंत। अब तक हमने विषय का पूरा विस्तार अपनी रचना में किया है, जिसका मंतव्य था उसकी आप पूरे विस्तार के साथ चर्चा कर चुके। अब आप अपनी रचना को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन किसी भी रचना का समापन या अंत अचानक नहीं किया जा सकता। रचना का अंत करने से पहले निष्कर्ष या सारांश का अनुच्छेद लिखना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी प्रभावी रचना के लिए पहला और अंतिम अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रथम अनुच्छेद विषय को प्रारंभ करता है और अंतिम अनुच्छेद निष्कर्ष होता है। कुछ बिंदु या पक्ष ऐसे होते हैं वेट कीजिए बच्चों 5 मिनट।
रचना का अंत करने से पहले निष्कर्ष या सारांश का अनुच्छेद क्योंकि किसी भी प्रभावी रचना के लिए पहला और अंतिम अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रथम अनुच्छेद विषय को प्रारंभ करता है और अंतिम अनुच्छेद निष्कर्ष होता है। कुछ बिंदु या पक्ष ऐसे होते हैं जिन्हें आप समझते हैं कि आपको पाठक को याद रहे। इन पक्षों या बिंदुओं को आप अंतिम अनुच्छेद में अंकित कर सकते हैं। इस अनुच्छेद में आप कुछ विचारों, तथ्यों, सूचनाओं, सुझावों, राय, निर्णय आदि का समावेश कर सकते हैं। Wait for 5 minutes, students. ओके। रचना का प्रारंभ जहाँ पाठक को विषय के प्रति जानकारी देता है और उसकी जिज्ञासा बढ़ाता है, वही रचना का अंत सभी मुख्य विचारों और सूचनाओं का संक्षेपण होता है। किसी भी वर्णनात्मक आख्यानपरक रचना में अंत किसी भी वर्णन या आख्यान के बाद स्वयं ही आ जाता है। जैसे यदि हिमपात होने का वर्णन कर रहे हैं, तो जब हिमपात हो चुका हो तो वहां आपकी रचना का भी अंत हो जाएगा। उसी प्रकार यदि कोई कहानी लिख रहे हैं तो उसका अपना एक विशेष अंत होगा। उसमें आपको अपनी तरफ से सारांश या निष्कर्ष बताने की आवश्यकता नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, कुम्हार को लगा कि इन लोगों का कहना भी ठीक है। वह गधे की पीठ से उतरा, बेटे को भी उतार दिया। इसके बाद उसने थोड़ी सी रुई जेब से निकाली, दोनों कानों में रुई ठूंस ली। उसके बाद गधे को अपने कंधे पर उठाकर चलने लगा। रास्ते में जो मिलता हंसता। कुम्हार को कुछ भी सुनाई नहीं देता था। वह मन ही मन कह रहा था, सब ठीक कहते हैं, सबकी सलाह अच्छी है, पर मैं वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगे। लोगों को क्या, वे तो कुछ न कुछ कहेंगे ही। यह तो आख्यानक रचना का उदाहरण है, अतः इसका निष्कर्ष बताने की आवश्यकता नहीं है। परंतु यदि आप तार्किक या वर्णनात्मक लेखन कर रहे हैं, तो रचना के अंत में अपने सुझाव या राय भी दी जा सकती है, जो पाठक के मन में नई संभावनाओं को जगा सके और वह एक निर्णय पर पहुंच सके। फॉर एग्जाम्पल, जहां तक संभव हो सके प्रदूषण की विकट समस्या पर शीघ्र ही काबू पाना है। इसमें किसी भी प्रकार की देरी हमारी विकसित और विकासशील सभ्यता एवं संस्कृति के लिए घातक हो सकता है। प्रदूषण के विनाश से बचने के लिए सावधानी हो सकती है। जितने संभव उपाय हो सकते हैं उनका पालन मानव मात्र का प्रथम कर्तव्य है। आवश्यकता है हमें सचेत होने की, जागरूक होने की। अपनी रचना के अंत में कुछ शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करने से बचें। जैसे सारांश में, अच्छा अब मैं यह कहते हुए अंत करता हूँ या करती हूँ, अंत में कहती हूँ या कहता हूँ आदि का। रचना के अंतिम अनुच्छेद में किसी भी नवीन विषय को शामिल न करें। रचना का अंत वही होना चाहिए जो आपके उन विचारों को दृढ़ करे जिन्हें आपने अपनी रचना में प्रस्तुत किया है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकल के आता है कि हमने इसमें क्या क्या रीड किया है, रचना के कितने प्रकार होते हैं तथा उनमें क्या अंतर है। किसी भी रचना का लेखन करने से पहले उसके विषय का चयन उसी क्षेत्र में करना चाहिए जिस विषय क्षेत्र में आपको अच्छी और यथेष्ट जानकारी हो। रचना में विषय का विस्तार करने के लिए उदाहरणों एवं परिभाषाओं आदि की सहायता ली जा सकती है। अपने पाठक वर्ग की जानकारी होनी अपेक्षित है, तभी आप उसकी आवश्यकता को समझ सकते हैं और उसके अनुसार अपनी रचना को सही दिशा दे सकते हैं। विषय को इस प्रकार अनुच्छेदों में विभाजित करें कि रचना के सभी अनुच्छेदों की लंबाई एक जैसी हो। रचना का अंत निष्कर्ष या सारांश से करना चाहिए तथा उसमें विचारों, तथ्यों, सूचनाओं, सुझावों, निर्णय आदि का यथोचित समावेश किया जा सकता है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनका अध्ययन हमने इस
इकाई के जरिए किया है, तो ये इकाई यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है इकाई 8 पुनर्रचना, जिसके अंतर्गत संक्षेपण, भाव पल्लवन आदि का हम उल्लेख करेंगे। सॉरी स्टूडेंट्स फॉर बैकग्राउंड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पुनर्रचना या पुनर्लेखन लेखन का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। कई बार हमें किसी लेख को पढ़कर या भाषण को सुनकर उसका विवरण प्रस्तुत करना होता है। कई बार किसी घटना या किन्हीं तथ्यों के संबंध में रिपोर्ट या प्रतिवेदन तैयार करना होता है, या परीक्षा की तैयारी के लिए पाठ्य सामग्री का अध्ययन करके उसमें से महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखना होता है, ताकि उनके आधार पर परीक्षा में आए प्रश्नों के उत्तर के लिए सामग्री का संकलन कार्य कर सकें। उक्त सभी प्रकार के लेखन के लिए आधार रूप में हमें नोट्स लेने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसे हम महत्वपूर्ण बिंदुओं या तथ्यों को निकालना भी कह सकते हैं। यही नोट्स कई प्रकार के पुनर्लेखन का आधार बनते हैं। लिखित या मौखिक सामग्री के नोट्स के आधार पर हम पुनर्रचना के विभिन्न प्रकारों का लेखन कर सकते हैं। इन्हीं नोट्स के आधार पर मूल पाठ का सार प्रस्तुत किया जा सकता है, या किसी घटना या तथ्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकती है, या कोई शोध लेख लिखा जा सकता है। इस इकाई में हम पढ़ेंगे कि लिखित या मौखिक सामग्री के नोट्स कैसे लिए जाते हैं, लिए गए नोट्स को सार लेखन या संक्षेपण में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, नोट्स के आधार पर रिपोर्ट या प्रतिवेदन लेखन कैसे किया जा सकता है, एवं इस प्रकार के पुनर्लेखन के नियम क्या हैं। भाव पल्लवन के द्वारा किसी सूक्ति के भाव का विस्तार कैसे किया जा सकता है। ठीक है, इसे प्रत्येक प्रकार के संप्रेषण में, चाहे लिखित हो या मौखिक, लेखक या वक्ता विशिष्ट सूचनाओं को संप्रेषित करता है। दूसरे शब्दों में यह सूचना संप्रेषण भाषाई आवरण में लिपटा होता है। अपने संप्रेष्य भाव को सीधे सपाट शब्दों में न प्रकट कर उसको संप्रेष्य बनाने के लिए श्रोता या पाठक तक पहुंचाने के लिए कुछ ऐसी रीतियां अपनाता है जिससे उसका संप्रेषण सहज, बोधगम्य एवं रोचक बन सके। इसके लिए उसे अपनी बात की कई प्रकार से पुनरावृत्ति करनी पड़ सकती है, या अधिक स्पष्ट करने के लिए उदाहरण या रोचक घटनाएं प्रस्तुत करनी पड़ सकती हैं। पाठक या श्रोता के रूप में हमें मूल कथ्य तक पहुंचना होता है, उसे समझकर अपने शब्दों में विभिन्न रूपों में लिखना होता है। हम किसी परीक्षायोग्य सामग्री का अध्ययन कर उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के नोट्स ले सकते हैं, और फिर परीक्षा के दौरान प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं, या मौखिक परीक्षा या साक्षात्कार के दौरान प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। किसी पाठ्य या श्रुत सामग्री के आधार पर सार लेखन कर सकते हैं, अथवा संकलित बिंदुओं के आधार पर प्रतिवेदन लिख सकते हैं। अब हम इस इकाई के विभिन्न भागों में नोट्स लेखन, सार लेखन, रिपोर्ट लेखन तथा भाव पल्लवन, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, चारों पॉइंट्स का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है नोट्स लेखन। पुनर्रचना या पुनर्लेखन के विभिन्न प्रकारों, सार लेखन, रिपोर्ट लेखन आदि में
लिखित सामग्री के आधार पर लिए गए नोट्स का महत्व सर्वविदित है। वास्तव में यह पुनर्लेखन का आधार है। नोट्स के आधार पर हम किसी लेख या भाषण या पत्राचार आदि के महत्वपूर्ण बिंदुओं को निकाल सकते हैं और फिर उन्हें पुनर्लेखन के भिन्न-भिन्न प्रकारों में परिवर्तित कर सकते हैं। नोट्स लिखित या मौखिक सामग्री दोनों के आधार पर लिए जा सकते हैं, किंतु इन दोनों विधाओं के नोट्स लेने में पर्याप्त अंतर होता है। लिखित सामग्री के नोट्स लेते समय नोट्स लेखक अपनी गति से कार्य करता है। आवश्यकता पड़ने पर सहायक या संदर्भ सामग्री से सहायता भी ले सकता है। इस प्रकार के नोट्स परीक्षा की तैयारी या शोध लेख लिखने में सहायक होते हैं। मौखिक भाषा के आधार पर जो नोट्स लिए जाते हैं वह एक विशेष प्रकार की तैयारी की आवश्यकता होती है। किसी भाषण या व्याख्यान के नोट्स लेते समय नोट्स लेखक को वक्ता की गति के अनुसार चलना पड़ता है। श्रव्य सामग्री के नोट्स लेने के पहले व्याख्यान के शीर्षक तथा संबंध विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है तथा व्याख्यान के दौरान मानसिक रूप से जागृत रहने की आवश्यकता होती है। लिखित या मौखिक माध्यम के नोट्स लेते समय प्रत्येक वाक्य या शब्द को लिखने की आवश्यकता नहीं होती। यह जानने और पहचानने की आवश्यकता है कि लेखक या वक्ता अपनी बात को कैसे व्यक्त करता है, कितनी पुनरावृत्ति के स्थलों को छोड़ा जा सकता है। वह अपने संप्रेषण में कुछ ऐसे भाषिक उक्तियों का प्रयोग करता है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह मूल भाव को स्पष्ट करने के लिए पुनरावृत्ति या दोहराव का सहारा ले रहा है। जैसे इन उक्तियों पर ध्यान दीजिए। आपको ध्यान देना होगा कि पहले हम इस संबंध में बता चुके हैं कि हमने पहले यह कहा था कि ऐसे वाक्यों का बार बार दोहराव किया जाता है। ऐसी उक्तियों के साथ दी गई सूचना के नोट्स लेने की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्येक लेख या भाषण के 3 भाग होते हैं: प्रस्तावना, मुख्य भाव और निष्कर्ष। लेखक या वक्ता अपने संप्रेषण में मुख्य बिंदुओं के साथ कुछ गौण बिंदुओं की भी प्रस्तुति करता है। ऐसे कई भाषिक प्रयोग हमें लेखक या वक्ता के कुछ मुख्य बिंदु की ओर संकेत करते हैं। जैसे यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि, यह ध्यान रखने की जरूरत है कि, इस बात पर विशेष बल देने की आवश्यकता है कि। इस प्रकार के कुछ पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना होता है। कई बार वक्ता अपने भाषण के मुख्य बिंदुओं को श्याम पट पर लिखता चलता है, ब्लैक बोर्ड। ऐसे बिंदुओं को नोट्स लेखन में सम्मिलित किया जा सकता है। इसी प्रकार गौण बिंदुओं के संकेत भी कुछ उक्ति प्रकारों से मिल जाते हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा या चाहूंगी, यह भी जोड़ना या कहना चाहूंगा, मैंने यह बताने या स्पष्ट करने की चेष्टा की है। कुछ वक्ता अपने लेख या भाषण को रोचक बनाने के लिए इधर-उधर की बातें करते हैं। कई बार ऐसी बातों का लेख या भाषण के मुख्य विषय से सीधा संबंध नहीं होता। ऐसे स्थलों के नोट्स लेने की भी आवश्यकता नहीं होती। एक गद्यांश दिया गया है जिसको मैं अभी पढ़ के आपको सुना देती हूँ। आधुनिक जीवन शैली और गलत खान-पान के तौर तरीकों के कारण आज हृदय रोग केवल प्रौढ़ों तथा अधेड़ों का रोग नहीं रह गया है, बल्कि नौजवान भी बड़ी संख्या में इस रोग का शिकार हो रहे हैं। हृदय रोग या दिल के दौरे के कारण लाखों लोग प्रति वर्ष मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं। इसका मुख्य कारण रक्त धमनियों में रक्त की रुकावट होती है और समय रहते इसका पता नहीं चल पाता। रक्त धमनियों में रुकावट का समय रहते पता लगाने की तकनीक के विकास से इस रोग पर अंकुश लगाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि अब नौजवान भी इस रोग का शिकार हो रहे हैं। अब 35 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोग इसके चंगुल में आने लगे हैं। 55 वर्ष से अधिक के लोगों के लिए यह रोग मृत्यु का पर्याय बन जाता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में
हृदय रोग कम होते हैं, लेकिन रजोनिवृत्ति के बाद शरीर में हार्मोन परिवर्तन के कारण महिलाएं भी पुरुषों के समान इस रोग का शिकार होने लगी हैं। कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनको ट्राई कीजिएगा। पुनर्रचना के अंतर्गत जो आपको स्क्रीन पे पीपीटी दिखाई दे रही है, उसमें पॉइंट नंबर 2 क्षार लेखन, इसको मैं थोड़ा विस्तार से आपको बता देती हूँ। सार लेखन या संक्षेपण का उद्देश्य किसी वस्तु या पाठ के मूल भावों को संक्षिप्त रूप में प्रकट करना होता है। कुछ विद्वान सार लेखन तथा संक्षेपण में अंतर मानते हैं। उनके अनुसार संक्षेपण में किसी पाठ की प्रमुख बातों को संक्षेप में दिया जाता है और सार लेखन में पाठ के केंद्रीय भाव को थोड़े शब्दों में प्रकट किया जाता है। हम यहाँ सार लेखन तथा संक्षेपण में कोई विशिष्ट अंतर न मानते हुए दोनों को एक ही मानकर चल रहे हैं। सार लेखन का प्रयोग शिक्षा, कार्यालय, वाणिज्य, विधि, पत्रकारिता आदि विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। इसके लिए कुछ नियमों को हृदयंगम करना आवश्यक होगा। जैसे प्रथम पॉइंट है, किसी पाठ का सार लेखन करने से पूर्व उसे 2-3 बार पढ़ना चाहिए और उसमें वक्तव्य व्यक्त मूल या केंद्रीय भाव को समझना चाहिए। पाठ के मुख्य भावों को रेखांकित कर लेना चाहिए। रेखांकित मुख्य भावों को अपने शब्दों में लिख लेना चाहिए। दूसरे शब्दों में पाठ के आधार पर नोट्स ले लेने चाहिए। सार लेखन के बाद पाठ का शीर्षक देना चाहिए। आकार की दृष्टि से सार लेखन मूल पाठ का 1/3 होना चाहिए। सार लेखन के बाद उसे 2 बार पढ़ लेना चाहिए ताकि उसमें किसी प्रकार का दोष न रह जाए। सार लेखन के विभिन्न प्रकारों में प्रवाहपूर्ण सार, तारीखवार सार, क्रमिक सार, तालिकाबद्ध सार आदि की चर्चा की जाती है। लेखों, प्रलेखों, भाषणों, बैठकों, कार्यवृत्त या रिपोर्ट के आधार पर तैयार किए गए सार को प्रवाहपूर्ण सार की संज्ञा दी जाती है। एक गद्यांश है, जैसे हमारे जीवन तथा समाज के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग अब बढ़ता जा रहा है। 20वीं शताब्दी में विकसित श्रव्य, दृश्य श्रव्य तथा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का प्रभाव सर्वाधिक है। मनुष्य ने जब से गणना करना सीखा, तभी से उसने अधिक सुगमता से गणना करने वाले यंत्रों के विकास के लिए खोज शुरू कर दी। इसके फलस्वरूप अबेकस तथा कई प्रकार के कैलकुलेटरों का विकास हुआ। अबेकस का विकास आज से कोई 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। इस गणना यंत्र को एक प्रकार का कंप्यूटर कहा जा सकता है। 20वीं शताब्दी में आधुनिक कंप्यूटरों का विकास भी इसी विकास यात्रा की श्रृंखला की एक कड़ी है। कंप्यूटर विकास को हम 5 पीढ़ियों में विभाजित कर सकते हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में यंत्र सामग्री के अंतर्गत वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, जिससे उनका आकार बहुत बड़ा होता था। इन कंप्यूटरों में प्रोग्रामिंग भाषा के तौर पर मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था और कंप्यूटर प्रोग्राम बाइनरी कोड में बनाए जाते थे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टरों का प्रयोग होने लगा, जिससे मशीन के आकार में कमी आई और ऊर्जा की भी बचत होने लगी। फाइव मिनट का ब्रेक ले लीजिए स्टूडेंट्स। ओके मैम।
ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टरों का प्रयोग होने लगा। इससे मशीन के आकार में कमी आई और ऊर्जा की भी बचत होने लगी। इसी दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामिंग भाषाओं का भी विकास हुआ। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का स्थान इंटीग्रेटेड चिप ने ले लिया। विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टमों तथा स्मृति क्षमता का विकास हुआ। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में माइक्रोप्रोसेसर तथा नेटवर्किंग का विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप इंटरनेट का विकास संभव हो पाया। इस समय हम पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों का प्रयोग कर रहे हैं। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी महत्वपूर्ण की प्रौद्योगिकी के रूप में देखी जा सकती है। कंप्यूटर मानव आवाज को सुनकर उसे पाठ के रूप में बदल सकता है। यांत्रिक बुद्धिमत्ता के प्रयोग से सूचना संसाधन की क्षमता बहुत अधिक बढ़ रही है। उपर्युक्त गद्यांश में कंप्यूटर के विकास के संबंध में निम्नलिखित मुख्य बातें जो हैं वो इस प्रकार से हैं कि कंप्यूटर का विकास 20वीं शताब्दी की मुख्य घटना है। हजारों वर्षों पूर्व अबेकस जैसे गणना यंत्र का विकास हुआ। कंप्यूटर विकास की 5 पीढ़ियां हैं। यंत्र सामग्री एवं प्रोग्रामिंग भाषाओं के विकास में यह सब संभव हुआ है। भावी कंप्यूटर मनुष्य की आवाज को समझ सकेंगे और सूचना संसाधन की क्षमता का विकास हो पाएगा। अब इसका शीर्षक क्या है? कंप्यूटर का विकास। पॉइंट नंबर 3, रिपोर्ट लेखन। रिपोर्ट या प्रतिवेदन लेखन पुनर्लेखन का एक प्रमुख प्रकार है, जिसके द्वारा किसी कार्य या घटना का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। किसी घटना, समारोह, उद्घाटन, सभा, जुलूस या ऐसी किसी स्थिति के बारे में प्रतिवेदन लिखे जाते हैं। रिपोर्ट लेखन का प्रयोग सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में किया जाता है। सरकारी क्षेत्रों में कार्यालयों में कार्य निपटान के बारे में साप्ताहिक, मासिक तथा वार्षिक विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं तथा उनके आधार पर निष्कर्ष, सुझाव और संस्तुतियां भी दी जाती हैं। ऐसे प्रतिवेदनों की श्रेणी में निम्नलिखित स्थितियों में लिए गए प्रतिवेदन भी आते हैं, जैसे किसी मंत्रालय, कार्यालय या संस्था की गतिविधियों का वार्षिक विवरण, किसी कंपनी के संचालकों या निदेशक मंडल का प्रतिवेदन। अब प्रतिवेदन लेखन के जो विभिन्न चरण हैं वो क्या क्या हैं? औपचारिक प्रतिवेदनों के लिए प्रतिवेदक को पूरी योजना बनाकर काम करना होता है। चूंकि ऐसे प्रतिवेदन किसी विषय या सम्यक विश्लेषण तथा तथ्यों का संकलन होते हैं, अतः सबसे पहले विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी एकत्रित की जाती है। संबद्ध फाइलों, नियमों, प्रपत्रों, आदेशों आदि से सूचनाएं एकत्र की जाती हैं। एकत्रित सूचनाओं का वर्गीकरण, सारणीकरण और विश्लेषण किया जाता है। निष्कर्षों एवं सुझावों की रूपरेखा तैयार की जाती है। फिर प्रतिवेदन का मसौदा तैयार किया जाता है। मसौदा मतलब प्रारूप, फॉर्मेट। मसौदे को आयोग, समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के सामने पृष्ठ पर विचार विमर्श के लिए रखा जाता है और उसमें आवश्यक संशोधन परिवर्तन किए जाते हैं। प्रतिवेदन स्वतः पूर्ण एवं स्वतः स्पष्ट होने चाहिए। इनमें संक्षिप्तता का विशेष ध्यान रखा जाता है। केवल महत्वपूर्ण तथ्यों को दिया जाता है। तथ्यों को क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत रूप में देना चाहिए। आवश्यक होने पर उन्हें आंकड़ों एवं तालिकाओं के साथ भी प्रस्तुत किया जा सकता है। अंत में ऐसे प्रतिवेदनों पर समिति या आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के हस्ताक्षर किए जाते हैं। प्रतिवेदन के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित बातों की ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। वो कौन कौन सी हैं? प्रतिवेदन के आरंभ में शीर्षक देना चाहिए। यह शीर्षक प्रतिवेदन के विषय से सुसंबद्ध होना चाहिए।
यदि प्रतिवेदन काफी बड़ा हो तो उसे अध्यायों में विभाजित कर देना चाहिए, उसके पार्ट्स बना देने चाहिए। रेल दुर्घटना आदि के प्रतिवेदन विभिन्न अध्यायों में प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रारंभ में विभिन्न अध्यायों की विषय सूची भी दी जानी चाहिए। यदि प्रतिवेदन का संबंध किसी विषय के अन्वेषण या शोध से हो तो उसके तैयार करने के लिए प्रयुक्त उपयोगी संदर्भ सामग्री की भी सूची अंत में दे देनी चाहिए। प्रतिवेदन यदि काफी बड़ा हो तो उसका सारांश भी आवश्यक सुझावों के साथ दिया जाना चाहिए। इस प्रकार प्रतिवेदन संदर्भ, स्थिति या विषय के अनुसार लिखे जाते हैं। जब किसी दुर्घटना का प्रतिवेदन लिखा जाता है तब उस दुर्घटना का स्थान, समय, मारे गए लोगों की सूचना, दुर्घटना का कारण आदि सभी विवरण देने आवश्यक होते हैं। इसी प्रकार किसी सभा, बैठक या उद्घाटन के प्रतिवेदन में सभा या बैठक के स्थान, समय, कार्यसूची का संक्षिप्त विवरण देना अपेक्षित होगा। ऐसे प्रतिवेदनों में न केवल अंतिम निर्णयों को दिया जाता है बल्कि विभिन्न वक्ताओं के दृष्टिकोण को भी प्रस्तुत करना अभीष्ट होता है। किसी भाषण की रिपोर्ट में वक्ता का सामान्य परिचय तथा विषय का संदर्भ प्रस्तुत करते हुए व्यक्त विचारों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। किसी सर्वेक्षण की रिपोर्ट लिखने के लिए सबसे पहले सर्वेक्षण की विधि, उसका कार्य क्षेत्र, सूचकों का चयन, सूचना एकत्र करने की विधि, व्यक्तिगत प्रेक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, सरकारी रिकॉर्ड आदि का चुनाव करना होता है। फिर उसे व्यवस्थित रूप से समिति या आयोग की रिपोर्ट की तरह प्रस्तुत किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है, बैंक धोखाधड़ी की बढ़ती समस्याएं। आजकल के समाचार पत्र और समाचार पोर्टल बैंक धोखाधड़ी के समाचारों से भरे पड़े हैं। ऑनलाइन बैंकिंग के बढ़ते प्रचलन के समय में ग्राहकों द्वारा की गई सामान्य सी असावधानी भी उनकी वित्तीय संपदा पर भारी पड़ रही है। ग्राहकों की पहुंच से बहुत दूर बैठे ठग विभिन्न प्रलोभनों के माध्यम से ग्राहक की ऑनलाइन बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारियां हासिल कर लेते हैं। इन जानकारियों की सहायता से वे ग्राहक के बैंक खाते में जमा धनराशि को छद्म नाम से खोले गए अपने अवैध बैंक खातों में हस्तांतरित कर लेते हैं। आजकल यह गोरख धंधा खूब फल फूल रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में एक जानकारी देते हुए स्पष्ट किया है कि चालू वित्तीय वर्ष के शुरुआती 9 महीनों के दौरान रुपए की धोखाधड़ी के मामले सामने आए। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 2018 के दौरान गंभीर बैंक फ्रॉड के करीब 1027 मामले दर्ज किए गए। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि अधिकांश मामलों में बैंक धोखाधड़ी के शिकार ग्राहक को पूरा नुकसान सहना पड़ता है। इस संबंध में बैंक अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए नजर आते रहे हैं। हालांकि बैंकों द्वारा ऑनलाइन लेन-देन को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए उदासीनता दिखाने और ग्राहकों के नुकसान से अपना पल्ला झाड़ने की प्रवृत्ति पर भारतीय रिजर्व बैंक ने सख्ती दिखाई है। कुछ रिपोर्ट लेखन के एग्जाम्पल हैं। भाव पल्लवन या भाव लेखन। अक्सर महान लेखक अपनी बात को सूक्ति के रूप में कह जाते हैं, जिसे सामान्य व्यक्ति के लिए समझना कठिन हो जाता है। ऐसे भाव को विस्तार से समझाने को भाव पल्लवन कहा जाता है। ऐसे सुगठित भावों को स्पष्ट करने तथा समझाने के लिए व्याख्या करने की आवश्यकता होती है। हिंदी में अनेक सूक्तियां तथा कहावतें मिलती हैं जिनके अर्थ आसानी से समझ नहीं आते। उनका अर्थ विस्तार या भाव पल्लवन करके लेखक का मंतव्य समझाया जा सकता है। पल्लवन के नियम क्या हैं? नंबर 1, मूल उक्ति या सूक्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और उस पर चिंतन करना चाहिए ताकि मूल भाव अच्छी तरह समझ में आ जाए। नंबर 2, मूल भाव को स्पष्ट करने के लिए अन्य गौण भावों पर भी विचार करना चाहिए, उन्हें एक पृष्ठ पर लिख लेना चाहिए।
नंबर 3, मूल भाव का विस्तार करते समय आवश्यकता पड़ने पर उदाहरण या तथ्य भी दिए जा सकते हैं। नंबर 4, भाव पल्लवन की भाषा सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए। नंबर 5, अप्रासंगिक या अनावश्यक बातों को नहीं देना चाहिए। केवल मूल भाव के लिए सटीक और उपयुक्त बातों को ही लेना चाहिए। नंबर 6, मूल भाव की न तो आलोचना करनी चाहिए और न ही अपनी ओर से टिप्पणी करनी चाहिए। केवल मूल भाव का विवेचन या विश्लेषण किया जाता है। नंबर 7, पल्लवन को लिखने के बाद 1-2 बार पढ़ लेना चाहिए ताकि भाषा विषय में कोई दोष न रह जाए। भाव पल्लवन का एक उदाहरण है, जैसे हिंसा बुरी चीज है पर दास्ता उससे भी बुरी है। अब इसका जो विस्तार रूप हम अध्ययन करेंगे उसको बोला जाता है भाव पल्लवन। यह सत्य है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। किसी को भी दूसरे के प्राण लेने का अधिकार नहीं है। प्राचीन काल से ही मनीषियों ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। गांधी जी ने भी हिंसा का विरोध किया और उसे बुरा बताया। दास्ता या गुलामी को और भी बुरा माना गया है। कोई दास जीवित रहते हुए भी मरे हुए के समान है। वास्तव में दास्ता का जीवन जीना हिंसा से भी बदतर होता है। इसलिए दास्ता के बंधन से मुक्त होने के लिए यदि हिंसा का सहारा लेना पड़े तो वह क्षमा योग्य है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई महान नेताओं ने दास्ता की श्रृंखलाओं को तोड़ने का आह्वान किया था। यह सही है कि अहिंसा अच्छी चीज है और हिंसा बुरी, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए कि अहिंसक को अपने अधीन या दास बनाया जाए तो वह कुछ न बोले। इस कथन से यह भी प्रकट होता है कि यदि दास्ता से मुक्ति पाने के लिए हिंसा का मार्ग अपनाना पड़े तो भी उसमें कोई दोष नहीं है। अब बोध प्रश्न 6 दिया गया है, जिसमें एक पंक्ति दी गई है, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। इसका भाव पल्लवन क्या बनेगा कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो विवेकशील है। वह केवल वर्तमान की ही नहीं सोचना बल्कि भविष्य के बारे में भी विचार कर सकता है। उसमें उचित और अनुचित का ज्ञान कराने वाली बुद्धि है। बुद्धि के दो पक्ष हैं, सुबुद्धि और दुर्बुद्धि। सुबुद्धि सुमति का पर्याय है और कुमति दुर्बुद्धि का। जब मनुष्य में सुमति रहती है तो वह अच्छे कार्यों में लगता है और उसी से वह अच्छे बुरे का विवेक भी करता है। जब सुमति से हटकर कुमति के अंतर्गत काम करता है तब उसे कठिनाइयों विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। सुमति से संपत्ति सुख की प्राप्ति होती है और कुमति से अहंकार, घमंड, दम्भ, क्रोध आदि दुर्गुणों का विकास होता है और आगे चलकर व्यक्ति को और कठिनाइयों और उलझनों में फंसाती है। दूसरी ओर नम्रता पूर्वक आचरण करना, बड़ों का आदर करना, उदार बनना सुमति के लक्षण हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही कहा है कि जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। इसी के साथ ये इकाई संपूर्ण होती है। इस इकाई के दौरान हमने नोट्स लिखना, किसी पाठ का सारांश तैयार करना तथा रिपोर्ट लिखने के बारे में सीखा। सार लेखन, रिपोर्ट लेखन पुनर्रचना का एक महत्वपूर्ण प्रकार है और इसके लेखन में नोट्स लेखन से कैसे सहायता ली जा सकती है, साथ ही किसी सूक्ति या उक्ति के भाव को कैसे पल्लवित किया जा सकता है, ये सब हमने इस इकाई के दौरान इन सब का अध्ययन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है इकाई 9 वर्णनात्मक लेखन। इसके अंतर्गत हम व्यक्ति का वर्णन, स्थान, दृश्य या वस्तु का वर्णन, स्थिति या दशा का वर्णन, कार्य प्रणाली या प्रक्रिया का वर्णन करना सीखेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है? वर्णनात्मक लेखन रचना का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। अक्सर हमें किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या दृश्य का वर्णन करना होता है। ऐसे में हम उस व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बाह्य पक्ष को देखते हैं और उसके बारे में बताते हैं। किसी व्यक्ति के वर्णन में उसका बाह्य रंग, रूप एवं कद, उसकी उम्र आदि के साथ साथ
आंतरिक रूप, चाल ढाल, पसंद नापसंद, आदतों आदि का वर्णन भी आवश्यक हो जाता है। इसी प्रकार किसी स्थान के वर्णन में उसके वातावरण या माहौल का भी वर्णन अपेक्षित होता है। किसी वस्तु का परिचय देते हुए उसकी विशेषताओं के साथ साथ उसकी कार्य प्रणाली को बताया या समझाना अभीष्ट होता है। इस प्रकार के वर्णन के लिए हमें विशिष्ट प्रकार की शब्दावली एवं अभिव्यक्तियों का सहारा लेना पड़ता है। इस इकाई में हम छोटे छोटे गद्यांशों के माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, कार्य प्रणाली आदि का वर्णन करना सीखेंगे। विभिन्न अभ्यासों के माध्यम से वर्णात्मक शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का सही सही प्रयोग भी करेंगे। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की विशेषता बनाने वाली शब्दावली किस प्रकार की होती है? किसी यंत्र जैसे टेप रिकॉर्डर, टीवी, वीसीआर, कंप्यूटर आदि को चलाने के लिए निर्देश देने के लिए किस प्रकार की भाषा का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है? किसी पद के लिए आवेदन भेजने या संपादक के नाम पत्र लिखकर किसी स्थान की सामान्य स्थिति या दशा में सुधार लाने के लिए किस प्रकार वर्णन करेंगे? विशिष्ट वर्णनात्मक विशेषणों, अभिव्यक्तियों, क्रियाओं एवं वाक्य संरचनाओं की भी इसमें जानकारी मिलेगी। अब जब हम किसी व्यक्ति का वर्णन करते हैं तो हम पहले उसके बाह्य रूप, आकार, रंग, आयु, वजन आदि पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यदि हमें किसी व्यक्ति का चयन किसी पद के लिए करना हो तो हमें उसके व्यक्तित्व विवरण के साथ साथ उसकी शैक्षिक योग्यताओं, क्वालिफिकेशन तथा उनके कार्यानुभव, एक्सपीरियंस को भी ध्यान में रखना होगा। कभी आपके आस पड़ोस में चोरी हो जाए और चोर आपके सामने से भागता हुआ निकल जाए तो पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के लिए आपको उस चोर का हुलिया बताना होगा। इसके लिए उस चोर का बाह्य रूप एवं आकार तथा वेशभूषा कैसी थी यह बताने की जरूरत पड़ सकती है। आपकी दृष्टि जितनी पैनी होगी उतना ही आपका वर्णन स्टिक होगा। इसको बोलते हैं वर्णात्मक लेखन। अब किसी पद के लिए आवेदन पर पत्र भरने या पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको कुछ आवश्यक सूचनाएं भरनी होती हैं। जैसे यह भी वर्णनात्मक लेखन का एक प्रकार है। इसी प्रकार किसी कार्य को करने की विधि या किसी यंत्र को चलाने या स्थापित करने की प्रणाली या किसी प्रकार का भोजन बनाने की विधि समझाने के लिए भी आपको इस प्रकार की वर्णनात्मक रचना का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले व्यक्ति का वर्णन एक गद्यांश को पढ़ के मैं सुना देती हूँ। रमेश 17 वर्ष का दुबला पतला और लंबा लड़का है। लोग उसे लंबू कहकर चिढ़ाते हैं। उसका कद 6 फुट से कुछ अधिक है। चेहरा पीला जैसे टीबी का मरीज हो। लगता है उसे ठीक तरह से खाने पीने को नहीं मिलता। कुपोषण उसके चेहरे से झलकता है। अब उपर्युक्त अंश में दुबला पतला लंबा शारीरिक गठन को व्यक्त करने वाले शब्द हैं। 6 फुट लंबा कद को व्यक्त करने वाली अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार लंबा, चिकना, छोटा, नाटा, मोटा, पतला, कमजोर, हट्टा कट्टा आदि शारीरिक गठन को व्यक्त करने वाले विशेषण शब्द हैं। 17 वर्ष, जवान, बूढ़ा, प्रौढ़ आदि शब्द आयु का तथा आयु का अनुमान व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार छोटा, ठिगना, 6 फुट 160 सेंटीमीटर आदि कद को व्यक्त करते हैं। इसमें एक फॉर्मेट दिया गया है जिसमें पहले आयु लिखी गई है, फिर कद, उसके बाद वजन, शारीरिक गठन, रंग रूप। इनको फिल करके ये फॉर्मेट बनाया जा सकता है। सारणी को भर के ये डाटा इसके बारे में फिर दिया जा सकता है। अब किसी पद के चयन के लिए साक्षात्कार में, इंटरव्यू में व्यक्तिगत विवरण के अतिरिक्त क्रम अन्य सूचनाओं की भी आवश्यकता होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर अनुपम सिन्हा नाम के एक प्रत्याशी साक्षात्कार समिति के सम्मुख उपस्थित हैं।
वे साक्षात्कार समिति के समक्ष अपने व्यक्तिगत विवरण, सेल्फ इंट्रोडक्शन और शैक्षिक उपलब्धियों के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में उत्तर दे रहे हैं। जो प्रसंग इस प्रकार से है। जो इंटरव्यूअर हैं, साक्षात्कार समिति के सदस्य हैं, वो अनुपम जी से। आइए अनुपम जी बैठिए। डॉक्टर अनुपम, बैठते हुए धन्यवाद सर। सदस्य अनुपम जी, अपनी अकादमिक योग्यता के बारे में बताइए। डॉक्टर अनुपम, सर मैंने समाजशास्त्र में एमए किया है और इसी विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। ये यहाँ पे पूरा वार्तालाप दिया गया है जिसमें व्यक्ति का वर्णन किया गया है, क्वालिफिकेशन का वर्णन किया गया है। ये किसके अंतर्गत आता है? वर्णनात्मक लेखन के व्यक्ति का वर्णन के अंतर्गत। पॉइंट नंबर 2, स्थान, दृश्य या वस्तु का वर्णन। किसी स्थान या दृश्य से संबंधित वर्णन का एक एग्जाम्पल है। इस प्रकार का वर्णन हमें जीवन की विभिन्न व्यवहार परक स्थितियों में करना पड़ता है। आप किसी आकर्षक या मनोरम स्थान का वर्णन किसी मित्र से करते हैं या किसी रोचक घटना की जानकारी प्रस्तुत करते हैं। किसी स्थान के वर्णन में हमें आसपास के माहौल का भी वर्णन करना होता है। एक गद्यांश दिया गया है, जैसे मेरे चाचा जी का लाजपत नगर में एक छोटा सा 1 मंजिला मकान है। लाजपत नगर यहाँ पे स्थान का बोध करवा रहा है। अब आगे जो इसमें बताया जाएगा उसमें दृश्य कि उसके आसपास क्या है, वो क्या देख रहा है, या वस्तु का वर्णन किया जाएगा। वे इसी मकान में पिछले 30 वर्षों से रह रहे हैं। अब गली में सभी मकान 2 या बहुमंजिले बन गए हैं। इसमें एक बैठक ड्राइंग रूम और 2 शयन कक्ष बेडरूम है। कमरों का आकार इतने इतने हैं। बैठक शायद 1812 की होगी। बैठक में ही टीवी, फ्रिज और खाने की मेज है। सोफा काफी पुराना है लेकिन आज भी अच्छी स्थिति में है। पीछे आंगन है। अब वो यहाँ पे किस चीज का वर्णन कर रहा है? दृश्य का, वस्तु का। ठीक है, पीछे आंगन है जिसमें सुबह अच्छी धूप आती है। सर्दियों में धूप सेवन का खूब मजा रहता है। घर के सामने बरामदा है जिसमें पहले चाचा जी का स्कूटर खड़ा रहता था क्योंकि वे बस से आना जाना ज्यादा पसंद करते थे। अब उन्होंने कार ले ली है जो अक्सर बरामदे में है, बरामदे में ही खड़ी रहती है। उनके मोहल्ले में हर शनिवार को बाजार लगता है जिसमें सारा जरूरत का सामान काफी सस्ते दामों पर मिल जाता है। उनकी गली में ही आर्य समाज मंदिर और कैनरा बैंक है। उन्हें प्रवचन सुनने में बड़ा आनंद आता है। मेरे चाचा जी के 2 लड़के और 1 लड़की है। सबकी शादियां हो चुकी हैं। वे दूसरे शहरों में अपने अपने परिवार के साथ रहते हैं। कभी कभी वे अपने माता पिता से मिलने आते हैं। तब घर में बहुत रौनक रहती है। मेरे चाचा जी बहुत ही संतोषी और धार्मिक प्रवृत्ति के। वे अक्सर कहते भी हैं, जब आए संतोष धन, सब धन धुरी समान। अब इस गद्यांश में लाजपत नगर गली, शनि बाजार, घर, ड्राइंग रूम, बेडरूम, आंगन, बरामदा स्थान सूचक शब्द हैं। फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा, 18-12 फुट छोटा सा, 1 मंजिला, 2 या बहुत मंजिले आदि आकार सूचक पदबंध हैं। गली में शनि बाजार का लगना, पिछले आंगन में सर्दियों में धूप का आनंद लेना, प्रवचन सुनने का आनंद, बच्चों के आने से घर में रौनक आना आदि दृश्यों का वर्णन करने वाली अभिव्यक्तियां हैं। जब आए संतोष धन, सब धन धुरी समान, संतोषी मन को अभिव्यक्ति करती है। जब किसी को संतोष रूपी धन मिल जाता है तो अन्य सभी प्रकार के धन धूल के समान लगने लगते हैं। तो ये है स्थान, दृश्य और वस्तु का वर्णन। स्थिति या दशा का वर्णन। पॉइंट नंबर 3, वर्णनात्मक लेखन के दौरान अभी तक आपने किसी व्यक्ति, स्थान, घटना या दृश्य का वर्णन करना सीखा है। ठीक है, इस खंड में हम अब आपको वस्तु, स्थिति अथवा दशा का वर्णन करना सिखाएंगे।
इस प्रकार का वर्णन हमें किसी सार्वजनिक कार्यक्रम, कॉलोनी में अस्वास्थ्य पर, रहन-सहन या यातायात की समस्या या अन्य कठिनाइयों के लिए स्थानीय प्रशासन का ध्यान केंद्रित करने के लिए समाचार पत्र में संपादक को लिखना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने विभिन्न स्थानों पर कृषि भूमि का अधिग्रहण करके कई प्रकार के बहुमंजिला फ्लैटों का निर्माण किया है। साथ ही भवन निर्माण हेतु प्लाटों का भी विकास किया है। दिल्ली की आवास समस्या को सुधारने में डीडीए का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पश्चिमी दिल्ली में जनकपुरी एक समय में एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी कहलाती थी। इस कॉलोनी के बीचों बीच कई गांव पड़ते थे, जिनके चारों तरफ डीडीए ने प्लाटों या फ्लैटों का विकास किया। गांव की जमीन को लाल डोरा के अंतर्गत माना जाता है और उसमें निर्माण कार्य के लिए कोई नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं होती। फिर क्या था, इन गांवों में अंधाधुंध निर्माण होने लगा। गांव के चारों तरफ छोटी छोटी दुकानें बनती गई, जगह जगह कूड़ेदान बने। गांव के अंदर छोटी छोटी कोठरियां बनाकर उन्हें किराए पर उठाया जाने लगा। गांव के अंदर गंदगी, बरसात के मौसम में कीचड़ और बदबू से अक्सर महामारी फैलने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। गांव की छोटी छोटी कोठरियों में कई बच्चों वाले परिवार का रहना, गांव की नालियों में कूड़ा फेंकना, गंदगी फैलाना यहाँ के जीवन को नरकीय बना देता है। ऐसा माहौल स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। अब इस अंश में गांव के अंदर की दशा और उनमें रहने वालों की नारकीय जीवन के बारे में दर्शाया गया है। वहाँ की स्थिति का वर्णन किया गया है कि पहले कैसे वहाँ पे कृषि भूमि का अधिग्रहण करके फ्लैटों का निर्माण किया, फिर भवन निर्माण हेतु प्लाटों का विकास किया। फिर एक दिल्ली में जनकपुरी एक समय में एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी मानी जाती थी। इसमें छोटे छोटे गांव पड़ते थे बीच बीच में, जिनमें चारों तरफ प्लाट या फ्लैटों का फिर विकास हुआ। फिर उस जमीन में लाल डोरा के अंतर्गत माना गया, तो उस निर्माण कार्य के लिए कोई और नक्शा पास करने की आवश्यकता नहीं रही। फिर क्या था, इन गांवों में निर्माण होने लगा। तो ये सारी क्या है, स्थिति या दशा का इसके अंतर्गत वर्णन किया गया है। नंबर 4 है कार्य प्रणाली या प्रक्रिया का वर्णन। किसी यंत्र को कैसे स्थापित किया जाता है या खाना कैसे बनाया जाता है, इस प्रकार के वर्णन करने के लिए हमें कई अवसरों पर आवश्यकता पड़ती है। जैसे संवाद के रूप में एक एग्जाम्पल दिया गया है, पूर्णिमा और सुगंधी के बीच। पूर्णिमा सुगंधी को बोलती है कि सुगंधी, तुम्हारी इडली तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, कैसे बनाती हो ऐसी स्वादिष्ट इडलियां? सुगंधी, इडली बनाना बहुत ही आसान है। पूर्णिमा, जरा बताओ तो। सुगंधी, 200 ग्राम चावल लो, अच्छी तरह साफ कर लो, 4-5 घंटे चावल को पानी में भिगो दो, फिर मिक्सी में चावल को पीसकर पेस्ट बना लो। पूर्णिमा, फिर सुगंधी, फिर प्रेशर कुकर में थोड़ा पानी डालकर ऐसे ऐसे इसमें थोड़ा सा घी या तेल लगाकर चावल का पेस्ट डालकर कुकर बंद कर दो। तो उनके बीच में ये एक वार्तालाप है जो किसको दर्शाता है, कार्य प्रणाली या प्रक्रिया को, कि कैसे उसने इडली बनाने की उससे रेसिपी मांगी है। तो उसके दौरान सुगंधी जो है उसको, पूर्णिमा को उसकी पूरी प्रक्रिया स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसको प्रक्रिया का वर्णन किया जा रहा है सुगंधी के द्वारा। तो ये है कार्य प्रणाली तथा प्रक्रिया का एग्जाम्पल। अब जैसे कार्य प्रणाली या प्रक्रिया को का समझने के लिए
वर्णन करने के लिए विशिष्ट प्रकार के वाक्य का प्रयोग किया जाता है। आदेशात्मक क्रिया रूप का प्रयोग दृष्टव्य है, जैसे चावल का आटा लो या लीजिए। ये क्या है? आदेशात्मक वाक्य है। पानी में भिगो दो, कुकर में थोड़ा पानी डालो। इसी प्रकार के वर्णन के लिए कर्म वाच्य का प्रयोग भी किया जा सकता है, जैसे स्वादानुसार नमक मिलाया जाता है, प्रेशर कुकर की सीटी हटा दी जाती है, धीमी आंच पर पकाया जाता है। अब किसी प्रक्रिया के वर्णन में नित्य वर्तमान वाली वाक्य संरचना का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे पहले थोड़ा चावल लेते हैं, इसे 3-4 घंटे पानी में भिगो कर रखते हैं, फिर मिक्सी में उसका पेस्ट बनाते हैं, फिर तवे पर थोड़ा तेल लगाते हैं और पेस्ट को तवे पर फैला देते हैं। इस प्रकार एक डोसा तैयार करते हैं। तो ये क्या है? कार्य प्रणाली या प्रक्रिया का पूरा वर्णन। अब यहाँ पे पासपोर्ट बनवाने के लिए एक आवेदन है, जो संवाद के रूप में सुरेश और रमेश के बीच है। जब पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन किया जाता है तो कौन सी प्रक्रिया का फॉलो किया जाता है, अनुसरण किया जाता है, कौन सी कार्य प्रणाली का अनुसरण किया जाता है? तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। जैसे सुरेश, रमेश तुम्हें मालूम है कि मुझे अमेरिका में एक कंपनी में नौकरी मिल रही है? रमेश, यह तो बड़ी खुशी की बात है, तो हो जाए पार्टी। सुरेश, पार्टी तो होगी ही, पर अभी बहुत सी औपचारिकताएं पूरी करनी है, पासपोर्ट बनवाना है, तभी मुझे नियुक्ति पत्र मिलेगा। रमेश, तो पासपोर्ट बनवाने में क्या समस्या है? अब तो पासपोर्ट बनवाना बहुत सरल हो गया है। सुरेश, तुमने भी तो हाल ही में पासपोर्ट बनवाया है, जरा मुझे भी तो बताओ, मुझे क्या करना होगा? रमेश, सबसे पहले क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में फॉर्म भरकर जमा कर दो या ऑनलाइन आवेदन कर दो। 6 फोटो खिंचवा लो, फॉर्म भरकर पासपोर्ट फीस के साथ जमा कर दो। 1 महीने में पासपोर्ट घर आ जाएगा। सुरेश, फॉर्म में क्या क्या भरना होगा? अब यहाँ पे उसका व्यक्तिगत विवरण दिया गया है। नाम, पिता का नाम, माता का नाम, कद, आयु, वजन, जन्म तिथि, जन्म स्थान, पिछले 2 वर्षों में रहने वाले स्थान का विवरण, बस यही सब देना है। और फिर विदेश जाने का कारण लिखना होगा। इसके लिए तुम नौकरी के पत्र की प्रति लगा सकते हो। फॉर्म भरकर तुम्हें अपना फॉर्म किसी सरकारी अधिकारी या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से साक्ष्यांकित कराना होगा। सुरेश, क्या इसके लिए पुलिस जांच भी हो सकती है? रमेश, हाँ, स्थानीय पुलिस थाने से कोई घर पर आएगा, उसे आवास का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की नकल या चुनाव पहचान पत्र की प्रति दे देना। सुरेश, और कुछ? रमेश, तुम्हें अपने मोहल्ले के 2 ऐसे व्यक्तियों का विवरण भी देना होगा जो तुम्हें अच्छी तरह से जानते हो। सुरेश, ये है तो सब हो जाएगा। रमेश, तब तो पासपोर्ट बहुत जल्दी बन जाएगा। अगर किसी उच्च सरकारी अधिकारी का परिचय पत्र आवेदन पत्र के साथ लगा दो तो बिना पुलिस जांच के भी पासपोर्ट बन सकता है। तो इस प्रकार से ये कार्य प्रणाली का एक एग्जाम्पल है, जो पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन किया जाता है, उस टाइम पे इस फॉर्मेट का यूज किया जाता है। तो ये इकाई यहाँ पे कंप्लीट हुई। अब इसका सारांश की इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि किसी व्यक्ति के बाह्य रूप तथा उसकी आदतों, पसंद नापसंद, अभिरुचियों आदि का वर्णन किया गया है। स्थान, दृश्य या वस्तु का वर्णन किया गया है। किसी भी प्रकार के भोजन को बनाने की विधि का तथा पासपोर्ट या लाइसेंस इत्यादि बनवाने की विधि का वर्णन किया गया है। वॉइस नहीं आ रही आपकी। मैम, वॉइस नहीं आ रही है। हेलो।
हेलो हेलो हाँ जी, मैम, वॉइस नहीं आ रही थी आपकी। आवाज कम आ रही है बच्चा। आपकी वॉइस नहीं आ रही थी, अब आ रही है। क्या कह रहे हो? आपकी वॉइस नहीं आ रही थी, अब आ रही है वॉइस आपकी। आपकी वॉइस रुक गई थी बीच में। ओके ओके। इकाई नंबर 10 है, 10 है आख्यान परक लेखन। तो इसके बारे में थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। विस्तृत रूप से इसको हम कल करेंगे। ओके आख्यान मैम। परक लेखन, ठीक है। आख्यान परक लेखन के बारे में जानकारी देना इस इकाई का उद्देश्य है। इस इकाई में आपको आख्यान परक लेखन के लिए विषय का चुनाव और इसके समुचित निर्वाह की पद्धति, इन सब के बारे में बताया जाएगा। इस इकाई के अंतर्गत सरलता, प्रत्यक्ष वार्तालाप शैली, तथ्यपरकता, व्यक्तिकता शैली, इन सब का उल्लेख होगा। नंबर 2 है आख्यान परक रचना का लेखन, जिसके अंतर्गत विचार, विषय का चुनाव, विषय का विकास और विषय सामग्री की खोज, इन सब का वर्णन किया जाएगा। ठीक है। जब तक आप किसी मशहूर कलाकार का गायन सुनते हैं अथवा बैडमिंटन, क्रिकेट या हॉकी आदि खेल खेल देखते हैं, तो आपके मन में यह इच्छा उत्पन्न होती है कि काश आप भी वैसा ही गा अथवा खेल सकते। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, गायक अथवा खिलाड़ी दिन प्रतिदिन अपनी कला का क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं, और तब जाकर वह इस लायक बन पाते हैं कि लोगों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन कर सके। यह पूरी तरह अभ्यास से ही संभव हो पाता है, लेकिन इसका अपवाद नहीं है। अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं तो आपको इसका निरंतर अभ्यास करते रहना पड़ेगा। एक दिन में किसी का लेखन इतना अच्छा प्रभावशाली नहीं हो पाता, उसके लिए दिन बर दिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे गायक तथा खिलाड़ी के लिए एग्जाम्पल दिया गया है, वैसे ही लेखन के लिए भी सेम कंडीशन होती है। अच्छा लेखन प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति के लिए जरूरी भी है। इस इकाई का प्रमुख उद्देश्य यही है कि आपके विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्ति का अभ्यास कराना है। आमतौर से व्यक्ति 2 वर्ष की उम्र में बोलना और 5-6 वर्ष की उम्र में लिखना सीख ही जाता है। कुछ विद्यार्थी स्नातक स्तर पर पहुंचकर इस दिशा में गंभीर प्रयास शुरू करते हैं, और वह भी तभी संभव है जब वे अपने दिमाग को रचनात्मक दिशा में मोड़ सकें। किसी विशेष अवसर पर की गई रचना अथवा पत्र वास्तव में आख्यान परक लेखन को गंभीरता प्रदान नहीं कर पाते, विशेष रूप से तब जब प्राय व्यक्ति के मन में यह बात स्पष्ट नहीं होती कि वह अपने विचारों को किस तरह प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करे। इस स्तर पर व्यक्ति स्वयं को आख्यान लेखन के लिए सक्षम अनुभव नहीं कर पाता, इसलिए लेखन पर विधि को सीखने का एकमात्र उपाय लेखन का अभ्यास करना ही रह जाता है। जैसे तैरने की कला बिना पानी में गए थोड़ी आ सकती है। लेखन की कला लिखने सीखने के लिए 2 बातों की विशेष आवश्यकता पड़ती है। पहली शर्त है साक्षरता, और दूसरी अभिव्यक्ति की क्षमता या कौशल। इस तरह आख्यान परक लेखन के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति में शब्दों और वाक्य संरचना की मौलिक या बुनियादी क्षमता होनी चाहिए, जो आमतौर पर स्वीकृत मानदंडों के अनुरूप हो। उसमें आख्यान की क्षमता हो, घटनाओं में सही संगति बैठाने की कला आती हो, और विचार एवं भावना की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में भाषा का उपयोग करने की
योग्यता रखता हो। लेखन सभी के लिए एक कठिन कार्य है, इसलिए लेखन का निरंतर अभ्यास ही व्यक्ति को कुशल लेखक बनाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। तो इसको हम कल पढ़ेंगे। आप थोड़ा सा बैक वाला रिवाइज कर लेना, अच्छे से हो जाएगा। जो बैक एक्सरसाइज दे रखी हैं उनको अच्छे से कर लेना। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कल पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। हैप्पी टीचर डे मैम। थैंक यू बेटा। थैंक यू मैम।